वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक सॉवरेंटी और संसाधन भू राजनीति का मेल है। अफ्रीका द्वारा चीन की माइनिंग हेजेमनी का विरोध। अफ्रीका खनिजों से भरपूर महाद्वीप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में चीन ने अफ्रीकी खनन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति तेजी से बढ़ाई है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या यह सिर्फ आर्थिक विकास है या एक नई प्रकार की खनन आधिपत्य। इस वीडियो में हम उन प्रमुख कारणों पर गौर करेंगे जिनके चलते अफ्रीकी देश चीन के इस बढ़ते प्रभाव का विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो न केवल चीन और अफ्रीका के बीच जटिल संबंधों को उजागर करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि कैसे अफ्रीकी राष्ट्र अपनी संप्रभुता और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड, चाइनाज माइनिंग डोमिनेंस इन अफ्रीका, राइजिंग रेसिस्टेंस और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज क्यों नाराज हैं, पॉलिसी शिफ्ट भी देखेंगे हम और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। चाइनाज माइनिंग डोमिनेंस इन अफ्रीका। पिछले 2 दशकों से चीन अफ्रीका के माइनिंग क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी रहा है। उदाहरण के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में साइकोमाइंस एग्रीमेंट के तहत चीन को कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच मिली। बदले में उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देने का वादा किया गया चीन के द्वारा। चीन DRC के लगभग 60% कोबाल्ट उत्पादन को नियंत्रित करता है। लेकिन समस्या यह है कि स्थानीय लोगों को, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, इसका उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिला। वादा किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, या तो वो बना ही नहीं या बहुत घटिया स्तर का रहा। स्किल ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, यानी स्थानीय लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, इसे भी पूरा नहीं किया गया। अब अफ्रीका इस मॉडल को चुनौती दे रहा है, जिसमें चीन कच्चे संसाधन, रॉ मटेरियल ले जाता है और बदले में झूठे वादे कर जाता है। राइजिंग रेसिस्टेंस, सरकार और समाज का विरोध। अब अफ्रीका के कई देश और सिविल सोसाइटी चीन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चीनी कंपनियों को दिए गए टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स में छूट दिया गया था। इससे देश को 2024 में $132 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद सरकार ने सिकोमाइंस डील को फिर से निगोशिएट करने का फैसला किया और अपनी हिस्सेदारी 32% जो पहले था उसे बढ़ाकर 70% करने की योजना बनाई। नामीबिया में जिनफेंग इन्वेस्टमेंट ने लिथियम माइन को कथित रूप से रिश्वत देकर हासिल किया और वादा किया कि प्रोसेस प्लांट नहीं बनाया। यह प्रोसेस प्लांट बनाने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया चीन के द्वारा। अब जिम्बाब्वे की बात करते हैं। जिम्बाब्वे में झेजियांग हुआयो कोबाल्ट ने $300 मिलियन का निवेश किया, $300 मिलियन, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है इससे। जाम्बिया की बात करें अगर, तो जाम्बिया में एक चीनी कॉपर माइन से एसिड स्पिल हुआ, जिससे कुछ नदियां प्रदूषित हो गई। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे के ह्वांज नेशनल पार्क में कोल माइनिंग को पर्यावरणीय खतरे के कारण रोक दिया गया। इन घटनाओं से साफ है कि अफ्रीकी देश अब पैसिव पार्टनर नहीं है। वे अब जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्थानीय विकास की मांग कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं कुछ अफ्रीकी देश इससे नाराज़ क्यों हैं। वाई मैनी अफ्रीकन नेशंस एंड कम्युनिटीज़ आर इंक्रीजिंगली एंग्री। इसका जो फर्स्ट कारण है, अनइक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। चीनी कंपनियां भारी मात्रा में खनिज निकालती है अफ्रीका में, लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें बहुत ही कम फ़ायदा होता है इससे। यह सबसे मेन कारण है अफ्रीकी देशों के नाराज़ होने का। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में टैक्स छूट कर दिया गया,
जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ। वादा किया गया था चाइना के द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, या तो बना ही नहीं या बहुत ही घटिया स्तर का रहा। नेक्स्ट है ब्रोकन प्रॉमिसेस ऑन लोकल डेवलपमेंट। चीनी कंपनियां लोकल जो पीपल हैं उन्हें स्किल जॉब नहीं देती। कच्चा माल सीधे चीन भेज दिया जाता है, जिससे अफ्रीका को वैल्यू एडिशन का मौका नहीं मिलता। नमीबिया में लिथियम ओर तो एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट अभी तक नहीं बना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड सोशल हार्म, पॉल्यूशन एंड डिजास्टर। नमीबिया में एसिड स्पिल से कुछ रिवर्स प्रदूषित हो गई। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे में कोल माइनिंग से पर्यावरण को बहुत ही खतरा था। कई चीनी खदानों में काम करने की स्थिति बहुत ही खराब है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओपेक कॉन्ट्रैक्ट्स। कई डील बिना पब्लिक कंसल्टेशन के ही कर दी गई। नमीबिया में रिश्वत के आरोप लगाए गए, ब्राइबरी एलिगेशंस, और सिविल सोसाइटी ग्रुप जैसे कॉन्गो इज नॉट फॉर सेल ने इन डील्स की समीक्षा की मांग की। नेक्स्ट है शिफ्ट टुवर्ड्स सॉवरेंटी एंड वैल्यू एडिशन। अफ्रीकी देश अब सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं बनना चाहते। जिम्बाब्वे और नमीबिया ने अनप्रोसेस्ड मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे अब एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। सरकारें अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और कंट्रोल पाने की कोशिश भी कर रही हैं। पॉलिसी में शिफ्ट क्या हुआ है देखते हैं। एक्सपोर्ट पैंस एंड सॉवरेंटी, नीतिगत बदलाव इस विरोध को मजबूत कर रहे हैं। जिम्बाब्वे ने 2022 में अनप्रोसेस्ड लिथियम के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। नमीबिया ने 2023 में लिथियम और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर यही कदम उठाया। इन एक्सपोर्ट बैन्स का उद्देश्य है कि विदेशी निवेशक स्थानीय प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए ताकि मूल्य अफ्रीका में ही रहे। लेकिन सिर्फ नीति से काम नहीं चलेगा। अगर व्यापक आर्थिक रणनीति नहीं बनी तो यह प्रतिबंध नए प्रकार के एलिट कैप्चर को जन्म देंगे। लास्ट में जानते हैं कंक्लूजन। चीन अभी भी अफ्रीका का सबसे बड़ा माइनिंग पार्टनर है, लेकिन उसकी मोनोपोली अब खतरे में आ गई है। अफ्रीकी देश अब अपने संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, बेहतर डील्स की मांग कर रहे हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन को नया रूप दे रहे हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो अफ्रीका रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर से ग्रीन इकोनॉमी का की प्लेयर बन सकता है। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवाल कमेंट्स में लिखें, मैं उन्हें ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।